Assalamu alaikum. My name is Dr. Usman and we are going to discuss upper GI bleeding today. ये जो टॉपिक है ये UHS के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके प्रॉफ का क्वेश्चन है, आपको वाइवा में पूछा जाएगा, आपसे जो OSPI है उसमें पूछा जाएगा। तो व्हाट इज़ अपर GI ब्लीड? अपर GI ब्लीड का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है कहीं ना कहीं से। तो वो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? GIT से हो रही है। अपर का क्या मतलब है? अब अपर का मतलब ये है कि वो लिगामेंट ऑफ ट्रीज से ऊपर जो भी ब्लीडिंग हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? अपर GI ब्लीड है। ठीक है। तो लिगामेंट ऑफ ट्रीज क्या है? ये असल में एक पेरिटोनियम का फोल्ड है। ये डायग्राम बनी हुई है। पेरिटोनियम का एक फोल्ड है जिसने किसको किससे जोड़ा हुआ है? जो ड्यूडेनम का जो पार्ट है, ड्यूडेनम का आखिरी पार्ट और जो जेजुनम शुरू हो रही है, जहाँ से ड्यूडेनम का आखिरी पार्ट और जेजुनम शुरू हो रही है, इस जंक्शन को, इस फ्लैक्चर को इसने जोड़ा हुआ ऊपर जो डायफ्राम है इसके साथ। ये नीली वाली लाइन आप इसको डायफ्राम समझ लें। ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ तक जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं लिगामेंट ऑफ ट्रीज। यानी इससे ऊपर ड्यूडेनम से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इससे ऊपर जहाँ से भी ब्लीडिंग होगी उसको हम क्या कहते हैं कि ये अपर GI ब्लीडिंग। हमने डिफाइन कर लिया, हमने इसको क्लियर कट कर लिया कि यहाँ तक जो ब्लीडिंग होगी उसको हम अपर GI ब्लीडिंग कहते हैं। अच्छा, अपर GI ब्लीडिंग में पेशेंट आपके पास आ जाएगा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एमरजेंसी। ठीक है। तो इसमें आपके पास पेशेंट आएगा, कैसे आएगा? आपके पास पेशेंट आएगा कि भाई उसको ब्लीडिंग हो रही है और बड़ी बाजू का तो प्रोफ्यूज होगी ब्लीडिंग, यानी ऐसे बहुत ज़्यादा उसको ब्लीडिंग हो रही है और आपने NG डाली, उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो डाली वो बैग उसी वक्त भर गया, इस तरह करके कंडीशन होगी। तो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग भी आ सकती है। ऐसी ब्लीडिंग जो होगी, प्रोफ्यूज होगी, उसमें क्लॉट भी होंगे और वो ब्राइट रेड होगा। लेकिन अगर पेशेंट को काफ़ी अरसे से ब्लीडिंग रह रही है तो उसको क्या होगा? उसको मलीना होगा। व्हाट इज़ मलीना? ब्लैक टारी स्टूल्स। ब्लैक टारी स्टूल्स यानी जिस तरह टार होता है ना, जो लुक डालते हैं हम सड़कों पे, अक्सर उसको हम आमतौर पर कह देते हैं ना, लुक कह देते हैं। ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स की तरह बिल्कुल काला ब्लैक जो है ना स्टूल अगर आए, ब्लैक टारी स्टूल्स, उसको मलीना कहते हैं। वो होते हैं सिम्टम्स पेशेंट को। और दूसरा क्या उसको हो सकता है कि उसको जो बहुत ज़्यादा अगर ब्लीड हो, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो, तो फिर भी जो लोअर GIT है वहाँ से भी उसको यानी फ्रेश ब्लड आ सकता है कि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि वो बिल्कुल उसको टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो अंदर रुके और उसके ऊपर कुछ एंजाइम काम करें उसकी हीमोग्लोबिन के ऊपर और इस तरह करके कुछ हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो उसको ऐसी ब्लीडिंग हो सकती है। अब हमने क्या कहा कि क्या हो सकता है उसको? ब्लड कलर ऑफ द ब्लड कैसा हो सकता है? रेड क्लॉट्स हो सकते हैं अगर रैपिड और प्रोफ्यूज हो तो। और कॉफ़ी ग्राउंड अगर हो तो फिर यानी अगर उसको लेस सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको जब ब्लड आएगा या इस तरह वो वॉमिट करेगा ब्लड की, तो उसको कॉफ़ी ग्राउंड जो है ना वो उसका कलर होगा ब्लड का। तीसरा क्या है? मलीना हो सकता है उसको, ब्लैक टारिस्टूल्स हो सकते हैं। और पेशेंट को क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग अगर सीवियर हो रही है तो एपिसोड ऑफ सिनकपी भी हो सकती है। सिंकपी, सिंकपी क्या है? जो एक तरह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट जो है ना वो जिस तरह झटका सा लगता है, पेशेंट बेहोश होकर गिर जाएगा और थोड़ी देर बाद जो है ना वो उठ जाएगा। और वो इस वजह से होगा क्योंकि वॉल्यूम डिप्लीशन हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, ब्लड लॉस हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उसकी हाइपोटेंशन होगी और हाइपोटेंशन की वजह से उसको सिंकपी की एक कोई एपिसोड भी इसके साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। असल में हम ये पढ़ रहे हैं कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसी हो रही है। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि पेशेंट आपके पास आ गया, आपको पता चल गया कि भाई ये तो अपर GI ब्लीड है। ठीक है, पेशेंट ने ब्लीडिंग का आपको बता दिया। अब हमने ये देखना है कि उसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। अब ये ब्लीड के साथ आया ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से उसको ब्लीड हुआ है। तो उसकी जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं वो इस तस्वीर में हम बता सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन कॉज जो होती है, ज़्यादातर जो होती है, वो क्या होते हैं? पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। पेप्टिक अल्सर्स किस वजह से हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? गैस्ट्रिक बॉडी जो होती है यानी स्टमक के अंदर हो सकते हैं, ड्यूडेनम के अंदर हो सकते हैं, ड्यूडेनल अल्सर्स हो सकते हैं। ठीक है। और क्यों हो सकते हैं? ये आप NSAIDs का बहुत ज़्यादा कोई इस्तेमाल करता बंदा, उससे हो सकते हैं। एच पाइलोराई का कोई इन्फेक्शन है उसके साथ हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो बड़ी वजह है वो क्या है इसकी? वो है एसोफेजियल वेराइसिस। ठीक है।
एसोफेजियल वेराइसिस उसको हो सकती हैं। वेराइसिस क्या होती हैं, या वेरिसिस जो कहते हैं, वो क्या होती हैं, वो असल में जो पोर्टल सिस्टम और जो सिस्टेमिक जो आपका एक ब्लड फ्लो वाला सिस्टम है उनके दरमियान जो जंक्शंस होते हैं उसमें जो वो जंक्शंस हैं वहाँ पे अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हुई है मतलब, तो वहाँ पे जो वो जंक्शंस ख़राब होते हैं और वहाँ पे जो ब्लड वो होती हैं वेसल्स बनती हैं, या जो कि गैस्ट्रिक एसोफेजियल भी हो सकती हैं, गैस्ट्रिक भी हो सकती हैं। कैपेट मेड्यूसी एक आपने टर्म शायद सुनी हो, यानी अम्बलाइकस के आसपास जो वेन्स बन जाती हैं, और भी कई सारी जगह होती हैं लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो एसोफेजियल वेरिसेस होती हैं। तो यहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा, उसके बाद गैस्ट्रिक एरोजन्स हो सकती हैं, यानी किसी बंदे को गैस्ट्राइटिस हुई, कोई एसोफेजाइटिस हुई, वहाँ पे अंदर कोई एब्रेजन्स होंगी, उसकी वजह से हो सकता है उसको ब्लीड हो जाए। और तीसरी वजह क्या, और आगे जो वजूहात हैं वो क्या हो सकती हैं कि मेलोडी वीज टीयर हो सकता है उसको। व्हाट इज़ मेलोडी वीज टीयर? मेलोडी वीज टीयर का मतलब ये है कि किसी बहुत, जब पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा कोई एक किस्म की उल्टी जिस तरह आती है ना, उस तरह की रैचिंग वाली ऐसे फीलिंग आती है, वो इस तरह करके वो फीलिंग आती है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा क्योंकि फिर प्रेशर पड़ता है अंदर, तो उसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल टीयर आ सकते हैं ऑन द म्यूकोजा ऑफ द स्टमक और एसोफेगस। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेलोडी वीज टीयर। यहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा, और जो मतलब लेस कॉमन कॉजेज़ हैं उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो एओर्टो ड्यूडेनल फिस्टुला है। एओर्टा क्योंकि ड्यूडेनम के बिल्कुल पीछे पड़ा होता है, यानी ये ड्यूडेनम है तो ये एओर्टा पड़ा हुआ है, तो एओर्टा और ड्यूडेनम के दरमियान फिस्टुला बन जाएगा, तो एओर्टा से ब्लड जो है वो कहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, ड्यूडेनम में, और वहाँ से फिर ऊपर मतलब, या फिर उसको उल्टी आ सकती है, इस तरह की कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की है कि कॉफ़ी ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कॉफ़ी ग्राउंड कलर क्यों आएगा, एक चीज़ जो हम मिस कर गए पीछे, कॉफ़ी ग्राउंड जो कलर है वो ब्लड का क्यों आएगा हेमाटाइमिसिस में, और अगर मलीना होता है तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि ब्लड जो है वो उसके अंदर होती है, आरबीसीज होते हैं ज़ाहिर है, तो उसमें क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन के ऊपर जब कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करते हैं तो उसको वो तोड़ के ऐसे प्रोडक्ट्स बना देते हैं जिनका कलर जो है वो क्या होता है, ब्लैक। इस वजह से जो ब्लीडिंग होती है, अगर हेमाटेमेसिस होती है उसमें भी अगर उनको टाइम मिल जाए गैस्ट्रिक एंजाइम्स को काम करने का, मतलब लेस सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो इस तरह से, उसके बाद वॉमिट होती है उसको ब्लड की, तो उसका कलर भी ऐसा होगा, और टारी स्टूल्स ब्लैक वाले वो भी इसी मैकेनिज्म के तहत आएंगे। इसके लिए एक अपर जे ब्लीडिंग के लिए एक ना स्कोरिंग होती है, उसको हम ब्लैच फोर्ड स्कोरिंग कहते हैं। ये जो स्कोरिंग सिस्टम है इसमें हम क्या देखते हैं, यूरिया देखते हैं पेशेंट का, ठीक है, किन किन किस किस चीज़ की बेस के ऊपर होता है, यूरिया देखते हैं, एचपी देखते हैं, और ब्लड प्रेशर देखते हैं। इन तीन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर हमने उसको स्कोर दिए हुए हैं। ये याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इतना पता हो कि कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं और उससे क्या पता चलता है। ये तीन चीज़ें हैं, यूरिया और एचबी और बीपी, ठीक है, ये हम तीन चीज़ें देखेंगे। इसकी बुनियाद के ऊपर हम स्कोर देखेंगे। यूरिया मतलब अगर जितना ज़्यादा है उतने ज़्यादा स्कोर होंगे, यानी वो ज़्यादा ख़राबी है, जितना ज़्यादा 50-60 मिलीग्राम आ गया, 70 आ गया तो 6 स्कोर हैं, जैसे जैसे कम होता जाएगा तो कम यानी स्कोर होता जाएगा वो वाला। और बीपी है वो भी मतलब अगर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 110 से ऊपर है तो वो ज़ीरो स्कोर होगा, और जैसे जैसे नीचे आता जाएगा तो स्कोर ब्लैच फोर्ड स्कोर बढ़ता जाएगा। और ये जो एच बी है, एच बी अगर मतलब पूरी है, ठीक है, मेल के लिए 14-15 है, फीमेल के लिए 13 है तो वो ठीक होगी, यानी सही है बिल्कुल, तो स्कोर जो है वो उसका ज़ीरो होगा। और अगर वो जैसे जैसे कम होती जाएगी तो स्कोर बढ़ता जाएगा। तो स्कोर अगर कम है, ज़ीरो है, स्कोर अगर कम है तो उसका लेस देन 2 है तो उसका अच्छा प्रोग्नोसिस है, और अगर उसका जो स्कोर है वो सही नहीं है, ज़्यादा है, तो उसका प्रोग्नोसिस जो है वो बुरा है। तो ये हम एक स्कोरिंग इसकी कर सकते हैं। एक तो इसमें से ये हो गया, और दूसरा इसमें है कि इन्वेस्टिगेशंस अब क्या करवाएंगे हम। इन्वेस्टिगेशंस वही हम करवाएंगे जो हम जो बेस लाइन होती हैं हर एक के लिए। एक तो हम सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी के ऊपर आपको नज़र क्या आएगा, एक तो पेशेंट एनीमिक हो सकता है, ठीक है, आपको क्या मिल सकता है सीबीसी के ऊपर, पेशेंट जो है ना उसको एज भी कम हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर हो तब भी एनीमिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो तब भी एनीमिया हो सकता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पे जो नज़र आ सकती है वो क्या है, वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया,
ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का इसमें क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स कम होंगे। क्यों कम होंगे? हाइपरसप्लिनिज्म की वजह से कम हो सकते हैं प्लेटलेट्स, और वो किस में हो सकते हैं? सीएलडी की वजह से। यानी आप अब कॉजेज़ को भी साथ साथ रूल आउट करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या चीज़ थी, क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। ठीक है, अब आपने ये देख लिया, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। साथ में आपने क्या करवाया? सीरम प्रोफाइल करवाई। सीरम प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सीरम प्रोफाइल में आती हैं आरएफटीज़ आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं आरएफटीज़ यानी रीनल फंक्शन टेस्ट। इसमें आती हैं एलएफटीज़ यानी लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें आते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आप देखेंगे वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसमें आरएफटीज़ आपने स्टेटस देख लिया इसका। इसमें आपने एलएफटीज़ यानी क्रोनिक लिवर डिजीज़ में वेरेसिस हो सकती हैं, एंड इट इज़ द मेजर कॉज ऑफ द अपर जे ब्लीड। तो आपने साथ में इसकी ब्लीडिंग वाला वो भी देख लिया। तो एलएफटीज़ और साथ में हमने क्या देखा था? यूरिया। अब यूरिया आपने देखा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरिया आपने करवाया पेशेंट का। ठीक है, यूरिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा आया, और लेकिन उसके जो क्रिएटिनिन था ना वो था नॉर्मल। आपने पेशेंट करवाया, यूरिया बहुत ज़्यादा आया, क्रिएटिनिन नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या है? अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं ब्लड के, वो यूरिया की सूरत में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लिवर की कैपेसिटी, मतलब लिवर उसको मेटाबोलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूरिया बना रहा है। लेकिन लिवर जो किडनी का फंक्शन है वो ठीक है, यानी ब्लड की प्रोडक्ट्स, वो जो यूरिया की प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो ज़्यादा बन रही हैं। तो वो भी एक कॉज हो सकती है। यानी आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एविडेंट जो है ना वो ना हो तो। ठीक है, तो ये आपने करवा लिया। उसके बाद पीटीए पीटीटी आप करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं? लिवर को देखने के लिए कि लिवर का कोई फंक्शन ठीक है या नहीं है। तो साथ में क्योंकि ब्लीड हो रहा है पेशेंट, तो उसको एक्टिव ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, आपकी ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आपने उसका जो क्रॉस मैच है वो भी करवा लेना। अब मैनेजमेंट क्या है, ये आपको लिखा हुआ लग रहा होगा कि बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन यकीन करें कि मैनेजमेंट इसकी इतनी ही सादा है। जैसे ही आपके पास पेशेंट ने आना है, आपने सबसे पहले उसका क्या चेक करना है? सर्कुलेटरी उसका जो है, यानी उसका दिल आपने देखना है। ठीक है, ये जो दिल आपने देख लिया, यानी उसकी आपने क्या कि देख लिया, बीपी देख लिया, हार्ट रेट देख लिया, आपने उसको सर्कुलेटरी असेसमेंट कर ली। इसके असेसमेंट के लिए आप फिर क्या करेंगे? उसको आप आईवी लाइन मेंटेन करके उसको क्रिस्टलाइड्स जो है ना सॉल्यूशंस वो देंगे। क्रिस्टलाइड्स में यानी नॉर्मल सिलाइन दे सकते हैं आप टेक्सट्रोज वाटर दे सकते हैं। कोलॉइड्स नहीं देने, क्रिस्टलाइड्स देने। ये बात याद रखनी है, एमसीक्यू में आ सकती है। ठीक है, आपने सर्कुलेटरी सिस्टम चेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद पेशेंट क्योंकि शॉक में हो सकता है, तो हर शॉक के पेशेंट को अपने ऑक्सीजन लगानी होती है। ऑक्सीजन लगा दिया आपने, आईवी फ्लूइड्स दे दिए, और रिससिटेट जब हो गया पेशेंट, तो आइडियली आपको विद इन 24 आवर्स, कितने में? विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स आपको आइडियली जो है एंडोस्कोपी कर देनी चाहिए। एंडोस्कोपी के ऊपर आपको, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, 80% ऑफ द केसेस में एंडोस्कोपी पे पता चल जाएगा कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, उसको कैसे रोकना है। वेरिसियल ब्लीडिंग है तो उसके लिए आप बैंड लाइगेशन या फिर आगे बैलून टेम्पोनार्ड की तरफ जाते हैं। एंडोस्कोपी अगर आपने की है तो एंडोस्कोपी से ही बैंड लाइगेशन हो जाती है। और अगर कोई दूसरी तरह की जो वो है ब्लीडिंग, यानी अल्सर से ब्लीड हो रहा है या गैस्ट्रिक जो गैस्ट्राइटिस वगैरह वहाँ से ब्लीड हो रही है, तो फिर आप एंडोस्कोपी से जाते हैं। ये फॉर एग्जांपल आपका स्टमक है। ठीक है, और यहाँ से आपने एंडोस्कोपी वाला कैमरा दाखिल किया, और एंडोस्कोपी से यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग हो रही थी, आप यहाँ पे गए, यहाँ पे आपने हीटर प्रोब, यानी इसी एंडोस्कोपिक के साथ एक प्रोब यानी एक आला था आपके पास, एक इंस्ट्रूमेंट था जो हीट मतलब जिससे जनरेट होती थी, और वो आप इस ब्लीडिंग पॉइंट के ऊपर लगाएंगे और इसको जला देंगे। जैसे जला के उसको आप ठीक कर देंगे, यानी वहाँ से ब्लीडिंग रोक देंगे। हीटर प्रोब से कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप इलेक्ट्रिक करंट से थोड़ा सा लगा के उससे आप मतलब ट्रीट कर सकते हैं। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, आप स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं, यानी वहाँ पे कोई इनर्ट सब्सटेंस, कोई ऐसा पाउडर, मिनरल पाउडर वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वहाँ पे मतलब फाइब्रोसिस सी होगी, उससे स्ट्रिक्चर्स बनेंगे, स्ट्रिक्चर सा बनेगा, यानी ऊपर ऐसे फाइब्रोसिस हो जाएगी ना, तो सारा सही कवर हो जाएगा। अब इन एक अकेले से नहीं कवर हो रहा, तो आप क्या करते हैं, यानी हीटर प्रोब से भी आपने किया, ये एंडोस्कोपी के थ्रू सारा कुछ हो रहा है, हीटर प्रोब भी किया, और साथ आपने एक
जो एड्रीनालीन का आपने एक साथ में वहाँ पे मतलब इंजेक्शन भी दिया डाइल्यूट करके। एड्रीनालीन का इंजेक्शन हम क्यों दे रहे हैं? ताकि जो वेसल्स हैं वहाँ पे, जो स्टमक की वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हों, ठीक है। वहाँ पे एड्रीनालिन का ये है कि वहाँ पे कंस्ट्रिक्ट होंगी, ब्लीडिंग कम होगी, और साथ में आपने हीटर प्रो वगैरह भी यूज़ किया, तो इसको हम क्या कहते हैं? डुअल थेरेपी कहते हैं। ये डुअल थेरेपी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे भी नहीं होता, एंडोस्कोपी से भी आपके पास से ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप एसोफेजेक्टमी की तरफ जाते हैं, फिर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो और बाद में आपने अगर अगर एच पाइलोराई पॉजिटिव है पेशेंट, आपने देखा कि जो ब्लीडिंग थी वो थी अल्सर्स की वजह से, ठीक है, और वो पेशेंट आपका एच पाइलोराई पॉजिटिव निकल आया, तो आपने जो एच पाइलोराई पॉजिटिव के लिए जो इरेडिकेशन थेरेपी है वो भी देनी होती है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल इसका ओवरव्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए प्रॉफ के लिए, वाइवा के लिए, और आपकी ओस्पी वगैरह के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।